नमस्कार प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के समाज शास्त्र के टॉपिक सामाजिक आंदोलन पर। इस व्याख्यान में हम सामाजिक आंदोलन के अर्थ, सामाजिक परिवर्तन से उसके भेद, सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं और सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समाज में रहते हैं और समाज में सभी प्रकार के व्यक्तियों को समायोजित कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के हित समूह, दबाव समूह पाए जाते हैं। अनेक इस प्रकार के समूह होते हैं जिनके जो हित हैं वो परस्पर भिन्न होते हैं, अर्थात एक समूह का जो हित होता है वो दूसरे समूह के हित से अलग होता है। तो इस ऐसी स्थिति में समाज में समायोजन की समस्या प्राय आ जाती है। जब सामाजिक व्यवस्था में कोई वर्ग विशेष या कोई समूह अपने आप को असमायोजित या यूं कहें कि इस तरह से महसूस करने लग जाता है कि उसके हितों को दबाया जा रहा है, तब समाज में विरोध या विद्रोह की अवस्था का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे सामाजिक आंदोलन की नींव तैयार होती है। प्यारे बच्चों, सामाजिक आंदोलन समाज में होने वाले प्रत्येक प्रकार के आंदोलन को कहा जा सकता है, किंतु सामाजिक आंदोलन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने भी अपने विचार रखे हैं। तो हम सामाजिक आंदोलन की परिभाषाओं पर यदि एक नज़र डालें, जिसके आधार पर हमें ये सहायता मिलेगी कि हम एक सामाजिक आंदोलन का सामान्य अर्थ है वो विकसित कर पाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है जो कि सामाजिक आंदोलन से संबंधित हैं। सबसे पहली जो परिभाषा जो है वो हर्बर्ट ब्लूमर महोदय की है। हर्बर्ट ब्लूमर समाजशास्त्र के विद्वान हैं। हर्बर्ट ब्लूमर सामाजिक आंदोलन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन को जीवन में एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कहा जा सकता है। तो ब्लूमर ये कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है वो सामाजिक जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात जब प्रचलित व्यवस्था में, जब पुरानी व्यवस्था में, या यूं कहें कि पुरानी व्यवस्था से लोगों का मोह भंग होने लगता है, पुरानी व्यवस्था में लोग घुटन महसूस करते हैं, पुरानी व्यवस्था में अपने समूह के हितों को वो सही नहीं मानते, तब वो सामाजिक आंदोलन करते हैं। तो ब्लूमर महोदय ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो सामाजिक जीवन में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने का एक प्रयत्न है, और ये जो प्रयत्न है वो आमतौर पर सामूहिक प्रयत्न होता है। इसके बाद हार्टन और हंट एक और ये विद्वान हुए हैं। तो इन्होंने भी परिभाषाएं अपनी अपनी विभिन्न विषयों पे दी है। तो सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं देते हुए ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। तो यहाँ हार्टन और हंट महोदय ने एक नई बात जोड़ी है। जो ब्लूमर ने एक नई व्यवस्था स्थापित करने की बात कही थी, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने का तो जरिया है ही है सामाजिक आंदोलन, और सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने का भी एक सामूहिक प्रयास है, ऐसा हार्टन और हंट कहते हैं। मेरिल और एल्ड्रिज इन्होंने भी सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दी है, और सामाजिक आंदोलन की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ जो कि प्रचलित है समाज के अंदर, जो रूढ़ियाँ, रीति रिवाज या कोई पुरानी व्यवस्था जो जैसा है उसी आधार पे जो चलता आ रहा है, उन रूढ़ियों में परिवर्तन लाने के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास को सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है। तो मेरिल और एल्ड्रिज कहते हैं कि चेतन प्रयास है। चेतन का अर्थ क्या है कि ये अचेतन अवस्था में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। चेतन ये जानबूझ करके किया जाता है। कम या अधिक मात्रा में एक चेतन प्रयास होता है रूढ़ियों में परिवर्तन लाने के लिए। तो यहाँ जो तीन से अधिक विद्वानों की परिभाषाओं पर जब हमने चर्चा की है, तो इनके आधार पर यदि हम अर्थ का सामान्यीकरण करें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन का जो उद्देश्य है वो समाज में प्रचलित संस्कृति, समाज में प्रचलित व्यवस्था, समाज में प्रचलित रीति रिवाज,
शासन सत्ता या कोई आर्थिक व्यवस्था है, तो उन जो प्रचलित कोई भी व्यवस्था है किसी भी प्रकार की समाज में, उसमें कोई आंशिक, पार्शियल जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी शब्द, या फिर पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना, यह सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य है, या फिर उस परिवर्तन का विरोध करना उसका उद्देश्य है। तो ये दो बातें हो सकती है कि कुल मिलाकर के जो सामाजिक आंदोलन है वो या तो व्यवस्था को बदलना चाहता है, व्यवस्था में बदलाव चाहता है, या फिर व्यवस्था के बदलाव को रोकना चाहता है। जैसा कि एल्ड्रिज और मेरिल कहते हैं कि ये एक चेतन प्रयास है, और हार्टन और हंट कहते हैं कि ये एक सामूहिक प्रयत्न है। तो सामूहिक प्रयत्न है, कुछ लोग सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन को एक ही मान लेते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ परिवर्तन का जिक्र है वो हार्टन और हंट ने किया है, और नई व्यवस्था को स्थापित करने का जिक्र है वो ब्लूमर महोदय ने किया है। तो यहाँ मैं छात्रों को भेद करके बताना चाहता हूं कि जो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन है इनमें अंतर है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो किसी भी व्यवस्था जो है उसके अंदर एक बदलाव की स्थिति है, एक नवीन अवस्था है। अर्थात पहले कोई व्यवस्था थी, उसके बाद नई व्यवस्था क्या थी, वो जो अवस्था है, नई अवस्था, उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक देश है जिसके अंदर कोई एक परंपरा या कोई एक प्रथा है वो चली आ रही है, और उस प्रथा को समाज के विरोध के चलते या प्रबुद्धजनों के विरोध के चलते या किसी समूह विशेष के विरोध के चलते सरकार उसको बदल देती है, उस पर रोक लगा देती है। तो वो जो चीज़ है उसके बाद की जो अवस्था है वो सामाजिक परिवर्तन की अवस्था है। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाने का साधन मात्र है, वह स्वयं सामाजिक परिवर्तन नहीं है, वो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। लेकिन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से या सामाजिक आंदोलन का जो परिणाम है, उस परिणाम के स्वरूप जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन है, वो सामाजिक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन का जो साधन है वो सामाजिक आंदोलन है। तो यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म भेद जो था, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, ये हमने इस बात की चर्चा करी। सामाजिक आंदोलन की परिभाषाओं की चर्चा करने के बाद दो तीन बातें बड़ी सामान्य हैं इसमें हम कह सकते हैं। यदि हम इसकी विशेषताओं पे जाएं, यदि हम सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं पे जाएं, तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि यह एक सामूहिक प्रयास है। अर्थात कोई भी सामाजिक आंदोलन जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की प्रधानता तो उसमें हो सकती है, उसकी प्रमुखता उसमें हो सकती है, जो कि मान लीजिए कि किसी आंदोलन का कोई व्यक्ति विशेष है, वो नेता बन के उभर गया हो, तो उसकी प्रधानता हो सकती है। लेकिन उसमें उस एक ही व्यक्ति का प्रयास जो है वो शामिल नहीं होता, बल्कि बहुत से लोगों का प्रयास है वो इसमें शामिल होता है। तो ये इसकी विशेषता के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी कि सामूहिक प्रयास इसमें होता है। दूसरा जो है उसका उद्देश्य जो है वो परिवर्तन लाना या परिवर्तन को रोकना होता है। तो सामाजिक आंदोलन की यदि हम दूसरी विशेषता की बात करें तो उसका जो उद्देश्य है वो या तो परिवर्तन को लाना है या फिर परिवर्तन को रोकना है। तो यहाँ परिवर्तन लाने की यदि बात करें, मान लीजिए कि जैसा कि आपने सुना होगा या पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भारत में सती प्रथा की जो प्रथा थी वो विद्यमान थी समाज में। तो राजा राम मोहन राय ने उसके निवारण के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो परिवर्तन लाना उनका उद्देश्य था उस स्थिति में। और कुछ ऐसे लोग और भी थे जिन्होंने इसके विरोध में प्रतिरोधी आंदोलन चलाया। जो प्रतिरोधी आंदोलन वो आंदोलन होता है प्यारे बच्चों जो किसी व्यवस्था को बदलने के विरोध में चलाया जाता है। मान लीजिए कि कोई समूह है वो एक प्रचलित व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है, और कुछ लोग, अब जैसा कि मैंने व्याख्यान के प्रारंभ में कहा था कि सभी लोगों को समायोजित कर पाना एक बड़ा कठिन कार्य है, सभी लोगों की इच्छाओं का सम्मान कर पाना एक बड़ा कठिन कार्य है। कुछ लोग किसी कार्य से या किसी मुद्दे पे सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग जो है वो निश्चय ही उससे असहमति भी रखते हैं। ऐसा सती प्रथा के संदर्भ में भी हुआ था। तो जब राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रथा में परिवर्तन चाहते थे, उस परिवर्तन के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन चलाया। कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि यदि सरकार सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाती है तो वो उनकी धार्मिक जीवन में दखल है, तो ऐसी स्थिति
के जो समर्थक लोग थे उन्होंने धर्म सभा नाम की एक संस्था बना करके सती प्रथा को प्रतिबंध लगाने के विरोध में आंदोलन चलाया। तो यहाँ जो दूसरी विशेषता सामाजिक आंदोलन की है वो ये है कि सामाजिक आंदोलन जो है वो या तो परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है और या फिर परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है। एक जो हमने मेरिल और एल्ड्रिज की परिभाषा में किया था कि चेतन रूप से किया गया प्रयास, यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, चेतन रूप से किया गया प्रयास। तो चेतन रूप से किया गया प्रयास कह सकते हो आप इसको, जानबूझ करके किया गया प्रयास आप इसको कह सकते हो। जो सामाजिक आंदोलन है वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा किया गया चेतन रूप से किया गया प्रयास है, अर्थात अनजाने में घटित होने वाली क्रिया नहीं है, जानबूझ करके किया गया प्रयास है। और इसकी अन्य विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है उसका एक सामूहिक हित होता है या विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो जो लोग सामाजिक आंदोलन चलाने वाले होते हैं, आंदोलनकर्ता जो जिसको हम कह सकते हैं, वो एक विशिष्ट उद्देश्य को सामने रख करके उस आंदोलन को चलाते हैं। उनका उद्देश्य जो है वो आंदोलन सामाजिक परिवर्तन हो सकता है या सामाजिक परिवर्तन को रोकना हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आंदोलन की अन्य विशेषताओं की हम बात करें तो ये सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप है और उसका एक साधन भी है। तो सामाजिक आंदोलन जो है वो कभी कभी क्या है कि सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप होता है, किस प्रकार का परिवर्तन लाता है, उसकी परिणति जो भी होती है आंदोलन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आता है। निश्चित उद्देश्य की हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक आंदोलन है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसकी जो विशेषता है उसमें संकट अथवा समस्या की हम बात कर सकते हैं। तो सामाजिक आंदोलनों का जो उद्भव है वो किसी विशेष प्रकार के संकट या समस्या के कारण आता है। जब कोई समूह, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो एक किसी विशेष व्यवस्था में किसी संकट या समस्या का सामना करता है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब लोग एक सीमा से अधिक उस संकट या उस समस्या को सहन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक आंदोलन का सहारा है वो लिया जाता है। ये बात हम कर चुके हैं। ये सामूहिक प्रयत्न होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता और पूरे समूह का प्रयत्न होता है। बहुत से लोगों के मिलने से जो है इसमें कार्य है वो आगे इसका संपूर्ण होता है, आंदोलन आगे बढ़ता है। ऐसा संभव है कि कोई एक विशेष नेता, कोई एक प्रभावशाली जो व्यक्ति है वो आंदोलन के अंदर प्रधानता को प्राप्त कर जाए, किंतु अकेला है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। अनौपचारिक संगठन भी इसकी एक विशेषता है सामाजिक आंदोलन की। जब सामाजिक आंदोलन शुरू होता है तो वो पहले औपचारिक रूप से उसका संगठन या ढांचा है वो तैयार नहीं होता है, पहले उसका ढांचा बना हुआ नहीं होता है, पहले कोई विशेष प्रकार से कोई चीज़ें नहीं होती। उसकी शुरुआत चंद लोगों के द्वारा की जाती है। जैसे धीरे धीरे रास्ते में जो आंदोलन आगे बढ़ता है उसके अंदर जो मोड़ आते हैं या उसके आगे के चरण आते हैं तो धीरे धीरे जो है वो संगठन का रूप लेने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे विभिन्न प्रकार की जो यूनियनें हैं या कोई और उनसे अधिक एक औपचारिक स्वरूप लेता हुआ नजर आता है। शुरुआत के अंदर जब इसका स्वरूप है वो बहुत अधिक अनौपचारिक होता है, किंतु एक सिंपल ऑडियंस या जो श्रोता समूह है या भीड़ से कहीं अधिक संगठनात्मक होता है, क्योंकि विशेष उद्देश्यों को लेकर के जो लोग हैं वो चलते हैं। इसके अतिरिक्त और इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो एक नियोजित प्रयत्न है। नियोजित प्रयत्न का अर्थ है कि प्लान्ड एफर्ट है, एक निश्चित योजना बना करके जिसको हम कहें तो सामाजिक आंदोलन है वो किए जाते हैं। आंदोलनकर्ताओं को अपने उद्देश्यों का पता होता है, उनको अपनी जो रणनीति है उसका पता होता है। और इसके अतिरिक्त सामाजिक आंदोलन की जो बड़ी विशेषता वो ये है कि ये अवैध या समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। आमतौर पे जो सामाजिक आंदोलन है वो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। कुछ ऐसे आंदोलन भी होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ देना चाहते हैं। और इस तरह के जो आंदोलन होते हैं शासन प्राय उनको अपना विरोधी मानता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारतीयों के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम था वह तो स्वतंत्रता या आज़ादी की एक लड़ाई थी, किंतु औपनिवेशिक सरकारों के लिए जो था वो एक विशेष प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि विद्रोह या सरकार का विरोध मात्र था।
इसके अतिरिक्त यदि हम और विशेषताओं की बात करें तो वैचारिकी की बात होती है। एक विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी एकमात्र विचारधारा जो होती है वो बिल्कुल मेल खाती हुई होती है। वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयत्न करते हैं और उस उद्देश्य के प्रयत्न के लिए अपनी विचारधाराओं पर आगे बढ़ते हैं। तो वैचारिकी जो है वो सामाजिक आंदोलन की एक मुख्य विशेषता होती है। इसमें विश्वासों, मूल्यों, मत और प्रवृत्तियों का ही एक संगठन बन जाता है और इसमें मानव के भूतकाल के अनुभव है वो निहित होते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक आंदोलनों के अंदर सुधारात्मक वृत्ति होती है। सुधारात्मक वृत्ति की यदि हम बात करें तो बहुत से ऐसे आंदोलन होते हैं जिनका उद्देश्य समाज में पूर्ण या आंशिक रूप से सुधार लाना होता है। खास तौर से जब सामाजिक व्यवस्था के अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं और सामाजिक मूल्य, आदर्श एवं संगठन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तब सामाजिक आंदोलन घटित होते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक आंदोलन जो है वो विकास के भी प्रतीक होते हैं। तो विकास के प्रतीक होते हैं क्योंकि पुरानी व्यवस्था को उखाड़ के नई व्यवस्था जब लेके आते हैं तो उन लोगों की ये कोशिश होती है कि उस नई व्यवस्था के अंदर वे अच्छाइयाँ भी शामिल कर ली जाएगी जो अच्छाइयाँ पुरानी व्यवस्था में किसी कारण से नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं की बात की, सामाजिक आंदोलन की परिभाषाओं की बात की। आगे हम सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों की बात करेंगे। सामाजिक आंदोलनों के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा करने के बाद अब हम सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने व विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों की सफलता के बारे में अपने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से आपके पाठ्यक्रम में 2 सिद्धांतों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। आइए हम इन सिद्धांतों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में जो मुख्य सिद्धांत है उसमें 1 नंबर पे सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत है वो आता है। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत, वंचन जैसा कि नाम से स्पष्ट है वंचित शब्द से लिया गया है। वंचित शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब समाज का कोई एक तबका ये महसूस करने लग जाता है कि उसकी स्थिति आसपास के उसके किसी दूसरे लोगों या किसी दूसरे समूह के लोगों से बदतर है, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जब उस समूह को, उस व्यक्ति को या किसी भी उस संस्था को ये बात लगने लग जाती है कि वह आसपास की संस्थाओं से, आसपास के समूहों की अपेक्षा अन्य सुविधाओं से वंचित है, तब उस समूह में विद्रोह की या विरोध की भावना प्रबल होती है। यह सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है। प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनकर ओल्सन ने किया था। मनकर ओल्सन इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले जो विद्वान है वो मनकर ओल्सन है और उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में इस सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये कई बार परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के बारे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। कई बार इन सिद्धांत के प्रतिपादकों का नाम है वो पूछ लिया जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। कई बार इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का भी नाम इसमें पूछ लिया जाता है। तो मैं विशेष तौर से आपका यहाँ पे ध्यान चाहूँगा कि एक तो आप सिद्धांत का नाम अच्छे से याद करें या अच्छे से इसको कहीं आप इसको लिख लें या नोट कर लें, और ज़रूर इसको NCERT की जो पुस्तक है इस व्याख्यान को सुनने के बाद उस पुस्तक का भी आप जरूर उसमें अध्ययन करें। इसमें अवश्य ही इस बात का जिक्र है वो आपको मिलेगा। तो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक मनकर ओल्सन हैं। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्यारे बच्चों, ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि सामाजिक आंदोलनों की जो उत्पत्ति है उसके लिए ये मनोवैज्ञानिक कारकों को ज्यादा जिम्मेवार मानता है। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि क्षोभ, रोष इत्यादि। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि जब मनोवैज्ञानिक तौर पे कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा महसूस करता है या किसी शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था
के प्रति उनके मन में क्षोभ होता है, एक रोष होता है, गुस्सा होता है, वो उस गुस्से को व्यक्त जो करते हैं वो विरोध के रूप में करते हैं, किसी प्रदर्शन के रूप में करते हैं या किसी आंदोलन के रूप में करते हैं। तो मनकर ओल्सन का ये कहना है कि मनोवैज्ञानिक जो कारक है, जैसे क्षोभ, रोष, गुस्सा या जो अन्य मनोभाव हैं जो विरोध के प्रदर्शन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो इसके लिए बहुत अधिक जो है वो जिम्मेवार हैं। ये तो जो सिद्धांत है ये हमारा, ये क्षोभ, रोष जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों को सामाजिक आंदोलन के लिए ज़्यादा जिम्मेवार मानता है। ये यानी कि व्यवस्था के प्रति कोई न कोई रोष है, किसी भी विशेष मुद्दे पर रोष हो सकता है, किसी विशेष प्रणाली या प्रथा पर रोष हो सकता है। तो वहाँ जब ऐसे नागरिकों में या समाज के लोगों में इस प्रकार के नाराजगियाँ पाई जाती है तो वो धीरे धीरे कहीं न कहीं जो उनका जो बीज है वो आंदोलन का, उससे बीजारोपण होता है और एक आंदोलन का अंकुरण इसमें होता है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है मनकर ओल्सन ने, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्योट की हुई है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, सामाजिक आंदोलन में मनकर ओल्सन कहते हैं कि सब हित चाहने वाले विवेकी और व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है उसमें सब हित चाहने वाले लोग होते हैं। सब हित चाहने वाले लोग का मतलब है कि कहीं न कहीं लोगों का अपना हित जो है वो आंदोलन में छुपा हुआ होता है। मनकर ओल्सन ये बात कहते थे कि कोई व्यक्ति आंदोलन में क्यों भाग लेगा, यदि हम इसको सोचें तो कहीं न कहीं स्वार्थ की तरफ लेके जाता है। जब व्यक्ति का अपना कोई हित है या उसका अपना कोई स्वार्थ है, उसके समूह का, उसके परिवार का या उसके क्षेत्र का, उसके संप्रदाय का कहीं न कहीं कोई हित है, तो सब हित को चाहने वाला कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ओल्सन विवेकी व्यक्ति भी कहते हैं। विवेकी व्यक्ति का मतलब क्या है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो सामाजिक आंदोलन जो है वो एक चेतन प्रक्रिया है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, चेतन प्रक्रिया मतलब जानबूझ के की गई है। तो व्यक्ति इसमें विशेष तौर से योजना बना करके काम करता है, तो अपना विवेक लगाता है, अपना दिमाग लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में कार्य करता रहता है। और व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है, व्यक्ति की क्षमताएं हैं, वो अभिनेता की भांति उसमें काम करता है, उसके लिए वो नेता भी बन जाता है, कार्यकर्ता भी बन जाता है, संगठनकर्ता भी बन जाता है, नेतृत्व के गुणों को दिखाता है। तो विभिन्न प्रकार के अभिनय करता है वो, तो इन सभी चीज़ों का जो है वो एक पूर्ण योग इसने बताया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ओल्सन का जो जिन बातों पे महत्वपूर्ण जोर रहा है वो है क्षोभ, रोष, मनोवैज्ञानिक कारकों पे रोष रहा है, व्यक्ति के उद्देश्य को वो प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं, विवेक को, और वो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और जो बात कही है वो ये कही है कि अधिकतम उपयोगिताकारी व्यक्ति के अभिप्राय पर आधारित है। अधिकतम उपयोगिताकारी व्यक्ति से अभिप्राय है कि जब व्यक्ति आंदोलन में भाग लेता है तो उसको उस आंदोलन से कुछ उपयोगी हासिल करने की चाह होती है, हासिल करने की एक उम्मीद होती है। तो वो व्यक्ति जो है वो उससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ भी फिर उन्होंने बात कही है, उन्होंने एक बात और भी कही है कि कोई व्यक्ति आंदोलन में तभी भाग लेगा जब उसे कुछ प्राप्ति की उम्मीद हो, कुछ प्राप्त होने की उम्मीद हो अपने लिए, परिवार के लिए, समूह के लिए या किसी के लिए ही कह लीजिए, और व्यक्ति का जोखिम कम हो और लाभ अधिक हो। मैंने 2 बार अधिक लिख दिया, लाभ अधिक हो, जोखिम कम हो और लाभ अधिक हो। मनकर ओल्सन कहते हैं कि व्यक्ति तभी पे उसमें हिस्सा लेगा। मान लीजिए कि कोई आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को सरकार सख्ती से दबाती है, हम लोग देखते हैं कई बार पुलिस बल प्रयोग करती है या सशस्त्र जो दूसरे हमारे बल होते हैं तो वो प्रयोग करते हैं। जब व्यक्तियों को लगता है कि उसमें उनकी जान को अधिक खतरा है या उनके किसी प्रकार का जोखिम है तो वो प्राय उसमें भाग लेने से आनाकानी करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो भाग लेते हैं जब उनको लाभ अधिक हो और जोखिम कम हो।
तो सापेक्षिक वंचन का जो सिद्धांत है वो कुल मिलाकर के ये मानता है कि सामाजिक संघर्ष जो है आपका ये तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह ये महसूस करता है कि वह अपने आसपास के लोगों से खराब स्थिति में है, उसे अपने आसपास के लोगों की अपेक्षा सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, या यूं कहें कि उसको सापेक्षिकता या अपेक्षाकृत उसको उन सुविधाओं से, उन ऐश्वर्य से या ऐसी किसी भी वस्तु से उसको वंचित किया जा रहा है। और ये संघर्ष जो है वो सफल सामूहिक विरोध के रूप में भी परिणित है, वो आमतौर पे हो जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तिगत कारणों पे अधिक आधारित सिद्धांत है, लेकिन हम एकमात्र व्यक्तिगत कारणों को इस सामाजिक आंदोलन का जो है वो महत्वपूर्ण कारण नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मतलब जो लोग हैं वो ऐसा हो भी सकता है कि वंचन के कारण न तो आंदोलन को प्रारंभ करें, ना ही उसको फलीभूत करें या उकसाएं, ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ दूसरे और कारण भी हो सकते हैं, परंतु ये सिद्धांत अधिक इन्हीं कारणों पे बल देता है। एक व्यक्ति मनकर ओल्सन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में तभी शामिल होगा जब वो उससे कुछ प्राप्त कर सके, उसको कुछ प्राप्ति की उम्मीद हो, उसको जोखिम कम हो और अधिक हो। तो इस प्रकार से सापेक्षिक वंचन सिद्धांत का मतलब यही है कि जो सापेक्षिक रूप से जब व्यक्ति समाज में वंचित या अलग थलग महसूस करता है तो वो आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है, आंदोलन में भाग ले सकता है, या उस आंदोलन का मुख्य कारण है वो कहीं न कहीं बन सकता है। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों में जो दूसरा सिद्धांत जो है वो संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत है। जो पहले हमने सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत जो कि मनकर ओल्सन ने प्रतिपादित किया था उस पर हमने चर्चा की। यह संसाधन गतिशीलता जो सिद्धांत है ये संभवतः उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत भावों को लेकर के आता है। मैकार्थी और जेल्ड के द्वारा ये जो सिद्धांत है वो दिया गया है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उसको मैकार्थी व जेल्ड के नाम से इनको जाना जाता है, ये दो विद्वान हैं। तो मैकार्थी और जेल्ड ने संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने मनकर ओल्सन की इस बात को पूर्णतया निरस्त कर दिया कि व्यक्ति आंदोलन में तभी हिस्सा लेता है जब उसका स्वहित निहित हो, या व्यक्ति का जब निजी स्वार्थ उसमें होता है तभी वो आंदोलन में भाग लेता है, या आंदोलन जो है वो स्वहित चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसा मनकर ओल्सन ने जो कहा था सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत में, तो मैकार्थी और जेल्ड जो है वो उस सिद्धांत की बात को बिल्कुल खारिज करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। इसके विरोध में यूं कहें या अपने संसाधन गतिशीलता जो सिद्धांत है उसके समर्थन में ये लोग कहते हैं कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता जो है वो संसाधनों और विभिन्न प्रकार की योग्यता, ये बड़ी बात है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार की योग्यता को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। सामाजिक आंदोलनों की जो सफलता है वो संसाधनों और विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है। यहाँ पे इन्होंने मनोवैज्ञानिक कारकों की बजाय, जैसा कि मनकर ओल्सन ने किया था, उसकी बजाय इन्होंने संसाधनों की बात की है सफलता के लिए, और उसके मूल में ये संसाधनों को देखते हैं, संसाधनों के विभाजन को देखते हैं, और जो आंदोलन में जो लोग लगे होते हैं उनकी योग्यता को गतिशील करने की बात इन्होंने कही है कि ये मानते हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं यदि उनकी योग्यता का भरपूर प्रयोग नेतृत्व के द्वारा किया जाए या उनकी योग्यता को गतिशील किया जाए तो आंदोलन सफल हो सकता है। उपयुक्त सभी संसाधनों को जुटाया जाए तो भी आंदोलन सफल हो सकता है। तो संसाधन गतिशीलता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संसाधन और विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की यदि क्षमता है तो आंदोलन है वो निश्चय ही सफल होगा, ऐसा मैकार्थी और जेल्ड है वो मानते हैं। और इसी पर इनका जो संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत है वो आधारित है। और इन्होंने ये बात कहा है कि जो एक आंदोलन जो है वो एक नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संचार की सुविधाओं जैसे जो संसाधन यदि एकत्रित कर सकता है तो वो उन्हें उपलब्ध राजनीतिक अवसर या संरचना में प्रयोग कर सकता है, तो वो आंदोलन निश्चित तौर पर प्रभावी हो सकता है। लेकिन इनकी बात की आलोचना करने वाले लोग भी जो हैं वो कम नहीं हैं। आलोचक इनके सिद्धांत के ऊपर भी बात करते हैं। आलोचक ये बात तर्क देते हैं कि सामाजिक आंदोलन जब होता है तो वो उपलब्ध संसाधनों
तक ही सीमित नहीं होता है। जो आंदोलन है वो स्वयं नए संसाधनों की रचना कर सकता है, उनको पैदा कर सकता है, उनको यूं कहें कि उनका प्रतिपादन कर सकता है और जो नए प्रतीक है वो बना जा सकता है। जैसा कि बहुत से आलोचक ये उदाहरण देते हैं कि असंख्य जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पास संसाधनों की बेहद कमी थी, लेकिन उनके आंदोलनों के और ख़ास तौर से सफल आंदोलनों के उदाहरण भी हम इतिहास में देखते हैं। संसाधनों की कमी एक बाध्यता नहीं होती, ऐसा आलोचकों का मानना है। वो ये कहते हैं कि एक आंदोलन जो है वो संघर्ष की प्रक्रिया को अपना करके अन्य संसाधनों की उत्पत्ति है वो कर सकता है। अतीत और समकालीन समय में ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब ये जो सिद्धांत जो है आपका संसाधन गतिशीलता का, वो संसाधनों की गतिशीलता पर अधिक बल देता है। तो यहाँ मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि मनकर ओल्सन का जो सापेक्षिक वंचन का जो सिद्धांत था वो मनोवैज्ञानिक कारकों पर अधिक बल देता था, जैसे शोभ, रोष इत्यादि के बारे में। व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करता था, स्वहित की बात करता था कि जिस व्यक्ति का स्वहित यदि आंदोलन में है निहित तो वो हिस्सा लेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा, अर्थात उद्देश्य वाली बात यहाँ पे आ जाती है। और जोखिम की बात कर रहा है कि व्यक्ति को यदि उसमें जोखिम कम नज़र आएगा और लाभ है वो अधिक नज़र आएगा तो वो भाग लेगा। वहीं पे संसाधन गतिशीलता सिद्धांत जो है वो हमारा संसाधन और विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर की बात करता है कि यदि संसाधन है उचित मात्रा में या संसाधनों को अधिक मात्रा में गतिशील किया जाए तो आंदोलन है वो आपका सफल होएगा, अन्यथा वो असफलता की तरफ जा सकता है। तो यहाँ आपने दोनों सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन के दो सिद्धांत जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वो कौन से हैं। दोनों सिद्धांतों के प्रतिपादक आपको पता होना चाहिए। सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के प्रतिपादक मनकर ओल्सन और मैकार्थी और जेल्डिन की हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस समाजशास्त्र के व्याख्यान में हमने सामाजिक आंदोलन के अर्थ, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई उनकी परिभाषाएं, सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में और सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत और दोनों सिद्धांतों में मूलभूत अंतर के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।